बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सुंबल जबीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये है गुड न्यूज़ फॉर 10 क्लास के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं लेक्चर वाइज प्रिपरेशन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करवाने लगी हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं एंड तक आप लोगों को प्रिपरेशन पूरी करवाऊँ फुल बुक की। तो इसके लिए आपको वीडियो कैसी लगी तो आपको करना होगा मुझे कमेंट और बताना होगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं। फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 2 का हमारे पास गैसेस एक्सचेंज के गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं ह्यूमन में। गैसेस एक्सचेंज मेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हम कैसे जो हैं इनहेल करते हैं, अपने सांस में लेके जाते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालते हैं सांस के ज़रिए, इनको बोलेंगे गैसेस एक्सचेंज। तो पहले आप देखेंगे एमसीक्यूज़ में आपको एक एक नहीं करवा रही, सिर्फ आप लोग स्क्रीन पे देख लें। इनके नीचे आंसर भी मैंने दिए हुए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसको देख लें। उसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँगी। ये इन सब एमसीक्यूज़ के आंसर हैं जो आप लोगों ने सारे एमसीक्यूज़ देखे, उनके नीचे आंसर ये सॉल्व फॉर्म में हैं। ये आप लोगों ने देख लेने हैं। आगे हम अब स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेलुलर रेस्पायरेशन। हमने सेलुलर रेस्पायरेशन को बताना है। द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड द एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू एटीपी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स इन द फूड जिनमें प्रेजेंट होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम तोड़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की मदद से। बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, आगे मुंतकिल हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इज कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पायरेशन। आगे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसकी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। द प्रोसेस विच टेक ऑक्सीजन फॉर कंप्लीनेशन, या ऐसा प्रोसेस जिसको कंप्लीट करने के लिए जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा। आगे इसका आंसर देखें। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन इज़ यूज, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जो है यूज़ की जाएगी एंड देयर इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ कॉल्ड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की जाएगी फूड मटेरियल की जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन। थर्ड क्वेश्चन है इन व्हाट फॉर्म एनर्जी इज़ अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म। एनर्जी कौन सी शक्ल में प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, कौन सी सूरत में। द एनर्जी इज़ अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर द एक्टिवेशन। जो हम ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि ह्यूमन हैं, इनमें एनर्जी जो है एटीपी की शक्ल में पाई जाती है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के ज़रिए। डिफाइन गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज को डिफ़ाइन करना है हमने, तो ये चैप्टर का नेम भी था गैसेस एक्सचेंज कि हम ऑक्सीजन कैसे अंदर लेके जाते हैं सांस के ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे बाहर निकालते हैं सांस के ज़रिए। गैसेस एक्सचेंज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं, इस टर्म को कहेंगे गैसेस एक्सचेंज। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डिफाइन ब्रीथिंग। द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट ऑफ एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग भी सेम गैसेस एक्सचेंज की ही तरह है। एनिमल टेक एयर, जो जानदार है वो टेक एयर लेता है इन देयर बॉडीज़, अपनी बॉडी में लेके जाता है अपने जिस्म में, टू गेट ऑक्सीजन, हवा को अपने जिस्म में लेके जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, एंड देन गिव आउट ऑफ एयर फॉर गेटिंग, और जो वो हवा बाहर निकालता है रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के लिए, इसको हम बोलेंगे ब्रीथिंग।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान हमने डिफरेंस बयान करना है। द रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर ब्रीथिंग ओनली मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज। जो रिस्पायरेशन है इसमें सिर्फ मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, जबकि जो ब्रीथिंग है इसमें सिर्फ मैकेनिकल और जो फिजिकल यानी कि जिस्मानी हालत होती है उसको बोलते हैं फिजिकल, यानी कि आपकी बाहर की जो अपीयरेंस होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गैसेज एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ स्पीच इज़ प्रोड्यूस। स्पीच जो हम बोलते हैं, हमारी वॉइस, हमारी आवाज़ कैसे बनती है। द वाइब्रेशन यानी थरथराने वाली कोई चीज़ है, इन वोकल कॉर्ड एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, किसकी हरकत की, लिप्स चीक टंग एंड जाज प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट इन स्पीच। अब हमारे होंठ, हमारी चीक्स, हमारे टंग और जाज प्रोड्यूस करेंगे एक ख़ास किस्म की साउंड, उसके रिजल्ट में स्पीच बनेगी, हमारी आवाज़ बनेगी। स्पीच इज़ एन एबिलिटी, स्पीच एक ऐसी ताकत है दैट ओनली ह्यूमन आर गिफ्टेड विद, एंड इंसानों के पास, जो ह्यूमन के पास है, एक गिफ्ट है, अल्लाह ताला की नेमत है। विद एंड दिस इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक, एक ऐसी एक ख़ास खसूसियात जिनकी एक ऐसी करेक्टर है, विच हैज़ पुट ह्यूमन बीइंग्स पीरियड टू ऑल, जिसमें हम अपनी तमाम यानी कि जो फीलिंग या इमोशन, या हम किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं, बोले बगैर हम उसको नहीं कह सकते, ये एक हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय द एपिथियल सेल ऑफ द ट्रैकिया एंड ब्रोनकाई। म्यूकस का क्या फंक्शन है जो एपिथियल सेल में और ट्रैकिया सेल में जो है सिक्रेटेड यानी कि रिलीज किया जाता है। The glandular cell of the trachea or bronchi secrete mucus which moisten the air and trap any fine particle or dust or bacteria that have escaped from the nasal cavity। mucus का फंक्शन होता है कि ये अपने ऊपर जो है डस्ट पार्टिकल अगर बाहर से जो जा रहा है हमारे अंदर तो उसको अपने ऊपर ट्रैप कर लेता है। ट्रैप का मतलब होता है कैच कर लेना, यानी कि अपने अंदर बंद कर लेना, इसको अंदर आगे नहीं जाने देता। आगे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलिया प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोनकाई। द सिलिया प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोनकाई beat with an upward motion so that the foreign particle along the mucus are sent to a oral cavity from where it may be either swelled or coughed out। अब इसका फंक्शन क्या है, सिलिया प्रेजेंट इन ट्रैकिया और ब्रोनकाई में ये अपवर्ड यानी कि हमारे बैली जो होती है उससे लेकर हेड तक की जो हमारे पार्ट आते हैं ये इसमें आते हैं और इसमें अपवर्ड मूवमेंट होती है और इसमें जो मोशन होती है वो अपवर्ड पार्ट की ही होती है। म्यूकस आर सेंड टू ओरल कैविटी, म्यूकस ओरल कैविटी को सेंड किया जाता है। वेयर इट में इधर अ स्वेल मतलब सूजन हो जाती है, हर कफ खांसी वगैरह की वजह से ये खराब हो जाती है। आगे नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वेदर ब्रीथिंग मूवमेंट आर इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। वॉलेंट्री उसको बोलते हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में हो, हमारे अपने बस में हो। इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऐसा कंट्रोल होता है जिसमें हम अपने बस में हमारा नहीं होता, हमारा खुद पे काबू नहीं होता, हम वो काम ना भी करना चाहें तो भी हमें करना पड़ता है। द ब्रीथिंग मूवमेंट आर involuntary to a large extent, however we can control the rate of breathing but not for a long time। ब्रीथिंग एग्जाम्पल है इनवॉलेंट्री मूवमेंट की, क्योंकि इसमें वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ, अगर हम सांस को जो है कंट्रोल करना, सांस को बंद भी करें बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, हम 1 मिनट के लिए 2 मिनट तक के लिए सांस को रोक सकते हैं, लेकिन लंबे थोड़ी सी ज़्यादा 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हम सांस को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। अगर हम वो काम ना भी करना चाहें तो भी हमें करना है। वाई अगला क्वेश्चन है, वाई द परसेंटेज ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इन हायर पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं वो हायर क्यों हैं। अब ये द परसेंटेज ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इज़ हायर इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ मोर कंसंट्रेशन ऑफ द एयर पोल्यूशन नॉट ओनली इन द अर्बन बट आल्सो अ रूरल एटमोसफियर। अब जो पाकिस्तान में जो सबसे जो ज़्यादा वजह है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में हायर जो फंक्शन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, क्योंकि एयर पोल्यूशन हमारे जो इन्वायरमेंट में है बहुत ज़्यादा है, हमारे माहौल में एयर पोल्यूशन की ही वजह से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर आते हैं। अक्सर जो बाहर की अर्बन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कम होती हैं, पाकिस्तान में इसलिए एवरेज जो रेट है इसका ज़्यादा है।
वट वाज द डेथ रेट ऑफ नमूनिया बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। वट वाज द क्या डेथ रेट है नमूनिया का डेथ रेट हमें बताना है जब तक उसकी दवा जो है एंटीबायोटिक डिस्कवर दरियाफ्त नहीं की गई थी, उससे पहले मरने की क्या रफ्तार थी, क्या शरह थी। इसका आंसर है प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक 1/3 ऑफ द नमूनिया पेशेंट डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन। 1/3 पेशेंट जो तो है नमूनिया के इसकी वजह से मर जाते थे, इस इन्फेक्शन की वजह से, एंटीबायोटिक्स ना होने की वजह से। आगे है व्हाट इज़ द डेथ रेट ऑफ लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर का डेथ रेट हमने बताना है। लंग कैंसर इज़ मोस्ट कॉमन काज ऑफ द कैंसर रिलेटेड डेथ। लंग्स कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो डेथ की तरह हमें लेके जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर देन 1.3 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड एनुअली। हर साल जो हैं 1.3 मिलियन जो लोग हैं वो इसकी वजह से मरते हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स का कैंसर होता, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। स्मोकिंग से डायरेक्ट जो है वो धुआं, जो फॉग होता है स्मोक का, वो फेफड़ों पे जाता है। फेफड़े हमें सांस लेने में मदद कर रहे होते हैं और वो धुआं जो है डैमेज करता है वहाँ पे फॉग जाके लंग्स को, जिसकी वजह से लंग कैंसर जो है बहुत जो है इंक्रीजमेंट आ रही है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू अ लंग इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग। डिसइंफेक्शन ऑफ स्मोकिंग। अगर एक इंसान जो है स्मोकिंग कर रहा है कंटिन्यूली लेकिन उसने स्मोकिंग छोड़ दिया तो उसको स्मोकिंग यानी कि कैंसर होने का ख़तरा कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो स्मोकिंग कर रहा है। अब इसका आंसर देखिए, इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस ऑफ डिवेलप कैंसर डिक्रीज मतलब कम। इफ़ अ पर्सन, अगर एक आदमी ने स्मोकिंग को है स्टॉप कर दिया, द चांस ऑफ डिवेलप, उसको कैंसर होने का खतरा कम हो गया। डैमेज टू द लंग्स इज रैपिड एंड कंटामिनेंट पार्टिकल आर ग्रेजुअली रिमूव। कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो खुद ब खुद ना स्मोकिंग करने की वजह से रिमूव हो जाएंगे और लंग्स के कैंसर होने का चांस भी कम हो जाएगा। व्हाट इज़ निकोटीन। निकोटीन भी ही एक स्मोकिंग में की ही के समय इसमें आती है। इसका बैड इफेक्ट क्या है? निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन, बहुत ज़्यादा ताकतवर और जो पॉइजन जो होती है इंसान के लिए जहरीली या ख़तरनाक। एंड वाज वाइडली यूज एज एन इंसिटेबल इन द पास। ये जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल ताकतवर पॉइजन है और ये भी नशे की तौर पे यानी कि ड्रग्स वगैरह में ही आती है। बैड इफेक्ट इसका क्या है? व्हेन इनहेल थ्रू अ टोबैको स्मोकिंग। अब हम इसको अपने सांस के अंदर लेके जाते हैं सांस में थ्रू टोबैको स्मोकिंग के ज़रिए। इट रीच अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। जब ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है, नॉट ओनली हार्डनेस द वॉल, ना सिर्फ दीवारों को है जो है सख्त कर देती है ऑफ द आर्टरीज, बट आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यू। जब हम इसको स्मोकिंग जो सिगरेट पी रहे होते हैं उसके ज़रिए जब अंदर लेके जाते हैं, जब ये हमारे अंदर जाती है तो ना सिर्फ दीवारों को सख्त कर देती है बल्कि आर्टरीज़ की दीवारों को सख्त करती है, बल्कि हमारे ब्रेन टिश्यू को भी डैमेज करती है। रेट ऑफ स्मोकिंग बाय हु। व्हाट आर द एब्रीविएशन अबाउट रेट ऑफ स्मोकिंग बाय हु। इसका आंसर अकॉर्डिंग टू हु द रेट ऑफ द स्मोकिंग हैव decline in the developed world. In the developing world it is rising by 3.4% per year of 2002 में इसका ये एवरेज रेट है। When वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि जो दुनिया में इसके खिलाफ स्मोकिंग के खिलाफ वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड इन 31 ऑफ मई एवरी ईयर। हर साल की 31 मई को मनाया जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पैसिव स्मोकर टू डेवलप हार्ट डिजीज़ एंड लंग कैंसर। जो पैसिव स्मोकर करते हैं उनमें जो डेवलप बीमारी होती है हार्ट डिजीज़ की, लंग कैंसर की। नॉन स्मोकर हु आर एक्सपोज टू अ सेकेंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोक एट द होम और वर्क इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज़ रिस्क। अब ये कैसी स्मोकिंग है? सेकेंड हैंड स्मोक, हाथों में पकड़ कर जो शीशा वगैरह जो पीते हैं वो वाली स्मोक है। इसमें इसने जो है इजाफा किया है किसमें? डिजीज़ में। इसके रिस्क कितना? 25 to 30 एट देयर लंग्स कैंसर इज 20 to 30%। हार्ट की जो डिजीज़, इस दिल की बीमारी में 25 to 30% और 20 से 30% कैंसर में इसने क्या किया? इजाफा किया है। इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सोशल लाइफ को कैसे कर रही है डैमेज? स्मोकिंग इफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। वाकई में यस, स्मोकिंग इफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन को कर रही है इफेक्ट। स्मोकर में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस, जो स्मोकर्स हैं ये फेस करते हैं यानी कि सामना करते हैं सोशल अनएक्सेप्टेंस का, बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू एक्सपोज टू अदर स्मोक।
इस क्वेश्चन का मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ, यानी कि जो लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो उस स्मोकिंग जो लोग कर रहे हैं उस स्मोक ने उसको अपने लिए एडिक्टिव बना दिया है। एडिक्टिव मीन नशावर, ये अद्वियात होती है जिसके इंसान आदी हो सकता है, उसके बगैर नहीं रह सकता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एडिक्टिव हो चुके हैं, यानी इसके आदी हो चुके हैं, उसको छोड़ नहीं सकते, उनके लिए एक अच्छी थिंग है, वो उसको अच्छा समझते हैं। लेकिन जो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते वो इसको एक बैड थिंग के तौर पर कंसिडर करते हैं, जो स्मोकिंग नहीं करते। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट। हमने एक्सप्लेन करना है कि गैसेज एक्सचेंज के प्लांट में कैसे होती हैं। लैक ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल, प्लांट हैव नो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद एनवायरनमेंट। प्लांट के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जिस तरह ह्यूमन के अंदर है गैसेज एक्सचेंज करने के लिए। प्लांट के अंदर ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद एनवायरनमेंट के वो कैसे एनवायरनमेंट में गैसेज एक्सचेंज करें। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेज विद एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन, वो खुद जो है गैसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं प्लांट में। गैसेज एक्सचेंज थ्रू क्यूटिकल, अब क्यूटिकल के जरिए कैसे होती हैं। इन यंग स्टेम एंड लीव सम गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रू द क्यूटिकल विच इज प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस। यंग स्टेम यानी जो छोटे पौधे होते हैं, जो लीव्स पत्ते होते हैं, सम गैसेज एक्सचेंज जो गैसों का तबादला करते हैं अकर थ्रू अ क्यूटिकल के जरिए विच इज़ प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू स्टोमेटा। और स्टोमेटा के जरिए भी हम गैसेज एक्सचेंज करते हैं। द लीव्स एंड द यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस, द गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा। स्टोमेटा जो प्लांट के सबसे ऊपर वाला यानी कि फ्रंट वाला अपर लेयर जो है उसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। गैसेज एक्सचेंज थ्रू एयर स्पेसेस के जरिए भी गैसेज एक्सचेंज की जाती हैं। द इनर सेल ऑफ द लीव मेसोफिल एंड द स्टेम हैव हेयर स्पेसेस अमंग देम विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब जो इनर दीवार है ऑफ द लीव मेसोफिल सेल एंड द स्टेम, जो उसकी लकड़ी है, हैव एयर स्पेसेस, उसके दरमियान यानी लकड़ी के दरमियान छोटे छोटे सुराख होते हैं। जो छाल होती है उसकी सबसे एक्सटर्नल वाली लेयर विच हेल्प टू एक्सचेंज गैसेज, हमें मदद करती है गैसेज एक्सचेंज करने में। नीचे उसी के डायग्राम है, ये क्यूटिकल उसने आपको दिखा दिए। अपर एपिडर्मिस जो अंदर वाली है, मेसोफिल सेल यानी वो छोटे छोटे जो होल्स हैं। लोअर एपिडर्मिस जो सबसे नीचे होगी, गार्ड सेल, एयर एंटर, स्टोमेटा, एयर लीव, ये सारा कुछ इसने बता दिया। लीव सेल ड्यूरिंग डे टाइम, अब लीव सेल ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम दोनों का कंसेप्ट दिया हुआ, आप लोगों ने रीड खुद कर लेना है। मैं रीड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन यानी कि आपको उर्दू में इसका कंसेप्ट कर देती हूँ, आपने इसको रीड करना है। फिर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। डे टाइम में ये पूरा जो है आप लोगों ने रीड खुद करना है, मैं इसमें बता देती हूँ। दिन के टाइम हम ऑक्सीजन लेकर अंदर जा रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं सांस के ज़रिए। जो दिन के टाइम जो प्लांट है वो ऑक्सीजन प्रिपेयर करके रिलीज़ कर रहे होते हैं हमारे लिए, हम सांस ले रहे होते हैं। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं वो पौधे जो हैं ले रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रात के टाइम पे जो है ऐसा नहीं होता। रात के टाइम पे जो नाइट टाइम प्रोसेस है उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, लेकिन रात के टाइम पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल तो रही होती है, लेकिन रात के टाइम हमने भी ऑक्सीजन लेनी है, पौधों ने भी ऑक्सीजन लेनी है सांस लेने के लिए। तो वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में हमारे ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन पूरे दिन की उनकी बनाई हुई प्रेजेंट है, हमें मिलती रहेगी। लेकिन जब हम प्लांट के पास जाएंगे, प्लांट के नीचे अगर अक्सर आप लोग कहते हैं रात में हम जाके खड़े हों तो आपको घुटन महसूस होगी, घबराहट होगी, आपका सांस बंद होना शुरू होगा। इसका मतलब है वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि रात के टाइम जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ कर रहे होते हैं वो भी, और रात के टाइम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। आपको आसान कंसेप्ट में बताती हूँ कि हमारा बाहर निकाला हुआ सांस पौधे ले रहे होते हैं और पौधों का निकाला हुआ हम ले रहे होते हैं। लेकिन रात में जो है हम जो है रात के टाइम भी पौधों का ही निकाला हुआ ले रहे होते हैं, लेकिन रात के टाइम पौधे जो हैं अपना ही निकाला हुआ अंदर लेके जा रहे होते हैं। नाइट टाइम में भी सेम वही है कि रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो तो रही होगी, लेकिन पौधे भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। गैसेस एक्सचेंज थ्रू लेंटिकल्स के जरिए गैसेस कैसे एक्सचेंज होंगी। अब गैसेस जो हैं एक्सचेंज कैसे होंगी, सॉरी ये कट गया था थोड़ा सा।
गैसेज एक्सचेंज थ्रू अ लेंटिकल, लेंटिकल के जरिए गैसेज कैसे एक्सचेंज होंगी? इन वुडी स्टेम, जो लकड़ी वाली स्टेम होती हैं, एंड मैच्योर रूट्स, द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय अ बार्क विच इज impervious to gases और वाटर, द लेंटिकल अलो एयर टू पास थ्रू देम। अब लेंटिकल जो हैं, द पोर्स इन द लेयर ऑफ द बार्क इज कॉल्ड ए लेंटिकल। लेंटिकल जो दरख्त होता है, दरख्त की जो लकड़ी होती है, लकड़ी की जो सबसे आउटर वाली, जो बाहर वाली लेयर होती है, जिसको छाल बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो बार्क लो करते हैं कि गैसेज एक्सचेंज हों। आगे गैसेज एक्सचेंज थ्रू रूट्स, अब रूट के ज़रिए भी गैसेज एक्सचेंज होती हैं। गैसेज डिफ्यूज़ इन एंड आउट ऑफ द जर्नल सरफेस, गैसेज डिफ्यूज़ करती हैं, निकलती हैं, इन अंदर आती हैं, आउट ऑफ द जर्नल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स, जो छोटी बिल्कुल जड़ें होती हैं। द गैसेज आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट, गैसेज जो हैं फाउंड होती हैं, पाई जाती हैं इन द सॉइल, मिट्टी में, सराउंडिंग द रूट्स, रूट्स के इर्द गिर्द। गैसेज एक्सचेंज इन इक्वेटिक प्लांट, अब इक्वेटिक प्लांट में गैसेज कैसे एक्सचेंज होंगी? द इक्वेटिक प्लांट गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। अब इक्वेटिक प्लांट में गेट ऑक्सीजन जो है वाटर में डिजॉल्व होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करेगा इन द वाटर। इक्वेटिक में प्लांट में जो है गैसेज एक्सचेंज इस तरह होती है। नेक्स्ट है राइट द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों के लिए 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करवा दूंगी। एक जो वीडियो होगी उसमें सिर्फ MCQs की प्रिपरेशन करवाऊंगी। सेकंड जो है उसमें अगर आपको चाहिए तो सेकंड में मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की करवाऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो मैं अलग बनाऊंगी ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो। तो जी हाँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आपको मुझे करना है कमेंट बॉक्स। इस सारे में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। इसके अलावा ये SLO बेस्ड नोट से मैंने आपको करवाया है, तो आपको अगर इसका PDF फॉर्म में लिंक भी चाहिए तो मैं अपनी वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दे दूँगी, आपने उस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड भी कर लेना है। तो मैं आप लोगों के लिए आप लेक्चर जो है प्रिपेयर करवाऊँगी, आप लोगों को फाइनल टर्म की तैयारी तक, प्रिपरेशन तक फुल बुक की करवाऊँगी। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है ताकि मेरे आने वाली इस तरह की तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।